बच्चों, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया था सरफेस केमिस्ट्री का, और आई होप मैंने जो आपको होमवर्क दिया था कि आप सब एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन इन सब बेसिक टर्म का आइडिया लेना, आई होप आपने ले लिया होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ सरफेस केमिस्ट्री की टर्म के साथ। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन की। बच्चों, एब्जॉर्प्शन तुमने पहले डेली लाइफ में सुना होगा। एब्जॉर्प्शन मतलब सोखना, कि लाइक किसी चीज़ ने किसी दूसरी चीज़ को सोख लिया। लाइक तुमने कॉटन को डाला पानी के अंदर, उसने क्या करा, पानी को सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तुमने स्पंज को डाला पानी के अंदर, उसने क्या करा, पानी को सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया ना। तो एब्जॉर्प्शन बच्चों क्या होता है, किसी एक चीज़ का, किसी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के अंदर एंटर करना। जैसे तुमने दूध के अंदर, मिल्क के अंदर बिस्किट को डिप करा, बिस्किट ने क्या करा, मिल्क को एब्जॉर्ब कर लिया, मिल्क को क्या करा, सोख लिया। ठीक है बच्चों, इधर से हमारे पास एब्जॉर्प्शन की क्या डेफिनेशन आई। इन एब्जॉर्प्शन वन सब्सटेंस लाइक वाटर passes into other substance like sponge and distributed uniformly throughout the bulk is called absorption। यानी कि एब्जॉर्प्शन क्या है, किसी एक चीज़ का, लाइक पानी का, किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर एंटर करना, लाइक स्पंज, और उसके अंदर पूरे यूनिफॉर्मली अच्छे से उसके अंदर बढ़ जाना। कि लाइक बच्चों, मान लो तुमने स्पंज को पानी के अंदर डाला या कॉटन को पानी के अंदर डाला, और वो पानी हर तरफ से तो इक्वली सोख लेगा ना, है ना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि हर तरफ से इक्वली सोख लेना, पूरे बल्क के अंदर, पूरे अंदर तक। ठीक है बच्चों, ये कुछ डेफिनेशन हो गई सिंपल सी एब्जॉर्प्शन की। ठीक है बच्चों, एग्जांपल क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल देख लो। स्पंज इन वाटर, तुमने स्पंज को पानी के अंदर डाला, क्या करेगा, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। या बिस्किट इन मिल्क, तुमने बिस्किट को अंदर मिल्क को डाला, बिस्किट क्या करेगा, मिल्क को एब्जॉर्ब कर लेगा। या फिर गुलाब जामुन, जैसे गुलाब जामुन को तुमने चाशनी के अंदर डाला, गुलाब जामुन क्या करता है, चाशनी को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। या फिर फैब्रिक क्लॉथ इन वाटर, जैसे तुम कपड़े का धोते हो, कपड़ों को पानी के अंदर डालते हो, कपड़े पानी सोख लेते हैं ना, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से सिंपल सी डेफिनेशन है। आई होप आप लोग को एब्जॉर्प्शन का मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगली टर्म की बात करते हैं, एडजॉर्प्शन की। बच्चों देखो, इसके नाम में जाओ, एडसॉर्प्शन, यानी कि कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है, एडसॉर्प्शन, कुछ ऐड हो रहा है, यानी कि किसी सब्सटेंस के सरफेस पे किसी दूसरी चीज़ का ऐड होना। तो देखो बच्चों, एडजॉर्प्शन का एक सिंपल एग्जांपल देखो। हम मार्केट में गए, ठीक है, बाहर मार्केट में बहुत ज़्यादा धूल आंधी उड़ रही है। ठीक है, अब हमारे फेस पे क्या हो गया बच्चों, मिट्टी वगैरह आके एडजॉर्ब हो गई, चिपक गई हमारे फेस पे आके। तो वो क्या हो गया, एडजॉर्प्शन। हमारे फेस पे मिट्टी का क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। एडजॉर्प्शन बच्चों क्या है, किसी सब्सटेंस का आके सरफेस पे चिपक जाना, अंदर ना जाना। एब्जॉर्प्शन के अंदर तो अंदर जा रहा था, जो भी मटेरियल था अंदर जा रहा था, बट इसके अंदर क्या हो रहा है, अंदर नहीं जा रहा, बट सरफेस पे आके चिपक रहा है। तो ये हो गया एडजॉर्प्शन, कि लाइक हमारे फेस पे मिट्टी का चिपक जाना। सिंपल सा एग्जांपल, बड़ा सिंपल। ठीक है, तो देखो एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन देखो। द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ सॉलिड लिक्विड रेदर देन इन द बल्क इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। यानी कि किसी सब्सटेंस का या किसी मॉलिक्यूल का एक्यूमुलेट होना, एक्यूमुलेट मतलब बच्चों इकट्ठा होना, ऑन द सरफेस सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे इकट्ठा होना, उसी का क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। अंदर ना जाना, अंदर नहीं जा के सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे चिपक जाना, उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन, या इकट्ठा हो जाना। ठीक है बच्चों, सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, इन द एडजॉर्प्शन सब्सटेंस कंसनट्रेटेड ओनली ऑन द सरफेस एंड डजंट पेनिट्रेट इनटू द बल्क। एडजॉर्प्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, सब्सटेंस सिर्फ और सिर्फ कंसनट्रेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है सरफेस पे, अंदर नहीं जाता। उसी बात को हमने सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं एडजॉर्प्शन के। सबसे पहला तो चौक ऑन बोर्ड, तुमने क्या करा, बोर्ड पे चौक को चलाया, चौक क्या करा, बस बोर्ड के सरफेस पे ही रहा, है ना, अंदर नहीं गया, उसके सरफेस पे रहा। तो क्या हो गया, एडजॉर्प्शन। या सिलिका जेल, जैसे तुम नए बैग वगैरह लाते हो, नई बोतल लाते हो, उसके अंदर छोटे छोटे पाउच होते हैं ना सिलिका जेल के, जिस पे लिखा होता है सिलिका जेल डू नॉट इट। उसका काम होता है, उसका काम क्या होता है बच्चों, जो भी अगर मान लो तुम्हारे नए बैग में बोतल के अंदर कोई मॉइस्चर आता है या पानी की बूंदे बूंदे आती हैं, उसको सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर ले अपने में, कि वो ख़राब ना करे नई चीज़ों को, है ना। सिलिका जेल का ये काम होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। या फिर बच्चों आयरन रॉड डिप्ड इन वाटर, कि जैसे कोई लोहे की रोड वगैरह तुमने उसको पानी में डिप कर दिया, ठीक है, अब वो लोहे की रोड पे क्या हो जाएगा, पानी चिपक जाएगा जब बाहर निकालेंगे, है ना। तो वो भी क्या हो गया, पानी एब्जॉर्ब हो गया आयरन की रोड पे। या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट ऑन द फेस, हम बाहर गए मार्केट में, हमारे फेस पे डस्ट वगैरह आ गई, मिट्टी वगैरह चिपक गई, वो भी क्या हो गया, एक एडजॉर्प्शन का एग्जांपल हो गया। या चौक डस्ट ऑन डस्टर, तुमने क्या करा, डस्टर से चौक को साफ़ करा, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो क्या हुआ, डस्टर के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो गया, अंदर तो नहीं गया ना, वो भी एडजॉर्प्शन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, या फिर बच्चों तुम देखते हो, तुम सिल्वर विल्वर लेके आए, चांदी है, वो कुछ दिन बाद काली पड़ जाती है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब वगैरह कर लेती है, केमिकल रिएक्शन होती है, वो भी कुछ एक टाइप का एडजॉर्प्शन का एग्जांपल हो गया। ठीक है बच्चों,
अब एडजॉर्प्शन के अंदर दो टर्म आती है, एक आती है एडजॉर्बेट और एक आती है एडजॉर्बेंट। बच्चों अब मान लो जैसे ये है डस्टर और ये है चौक, डस्टर के ऊपर क्या चौक एडजॉर्ब हो गया, ठीक है, डस्टर पे आके चौक एडजॉर्ब हो गया, ठीक है बच्चों। जो चीज़ एडजॉर्ब हो रही है उसको बोलेंगे एडजॉर्बेट, सब्सटेंस बीइंग एडजॉर्ब। जो भी चीज़ एडजॉर्ब हो रही है किसी के सरफेस पे उसे बोलेंगे एडजॉर्बेट, एग्जांपल जैसे चौक। और बच्चों जिस चीज़ पे जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे एडजॉर्बेंट, ठीक है, सब्सटेंस विच एडजॉर्ब्स, जो भी चीज़ एडजॉर्ब कर रही है। एग्जांपल हो गया डस्टर, डस्टर क्या हो गया बच्चों एडजॉर्बेंट, और चौक क्या हो गया एडजॉर्बेट। डस्टर क्या कर रहा है चौक को एडजॉर्ब कर रहा है अपने पे, ठीक है, और चौक क्या हो रहा है एडजॉर्ब हो रहा है डस्टर पे, ठीक है। और बच्चों या फिर अपने फेस वाले एग्जांपल से देख लो, मिट्टी क्या हो गई जो हमारे फेस पे आके चिपकी एडजॉर्बेट, और हमारा फेस क्या हो गया एडजॉर्बेंट। बच्चों कुछ लोग ना कन्फ्यूज़न में रहते हैं इस टर्म में, तो इसको याद कैसे कर सकते हैं बेंट से। जैसे सॉल्वेंट क्या होता है अपने में सॉल्यूट को डिजोल्व करवाता है, ऐसे एडजॉर्बेंट क्या करता है अपने पे एडजॉर्बेट को चिपकवाता है, ठीक है। कुछ इस तरह से बेंट से या सॉल्वेंट से तुम चीज़ों को याद कर सकते हो, ठीक है, आइडिया लेके। अब बच्चों देखो एडजॉर्प्शन की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं कि आखिर ये एडजॉर्प्शन होता क्यों है, ये एडजॉर्प्शन क्यों होता है। तो बच्चों देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो कि हमने कोई बीकर लिया, उसके अंदर पानी वगैरह पड़ा है, किसी चीज़ के मॉलिक्यूल पड़े हैं। बच्चों देखो एक मॉलिक्यूल कुछ मॉलिक्यूल तो होंगे बीच में, जैसे हमने दो मॉलिक्यूल उठा लिए, एक तो सरफेस वाला उठा लिया, एक बल्क वाला, बल्क यानी कि जो अंदर बीच में मौजूद है। बच्चों जो बीच वाला बल्क वाला मॉलिक्यूल है इसके तो चारों तरफ होंगे अलग अदर मॉलिक्यूल होंगे जिन्होंने घेर रखा होगा। ऊपर भी मॉलिक्यूल होगा, लेफ्ट में भी मॉलिक्यूल होगा, राइट में भी, हर चारों तरफ से मॉलिक्यूल है। यानी कि जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, जितना लेफ्ट में लग रहा है उतना ही राइट में लग रहा है। यानी कि इसके बीच वाले मॉलिक्यूल के बल्क वाले मॉलिक्यूल के चारों तरफ इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, चारों तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है, ठीक है। इसी की बात को हमने लिख दिया, मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बल्क आर सराउंडेड बाय मैनी मॉलिक्यूल एंड हैज़ बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, चारों तरफ से बैलेंस फोर्स है, जितना आगे है उतना पीछे है, मतलब हर तरफ से इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दूसरे मॉलिक्यूल की। बच्चों जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है उसको देखो, जैसे मान लो ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल जो उसके पानी के सरफेस पे है, ठीक है, नीचे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नीचे एक मॉलिक्यूल है, नीचे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेफ्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेफ्ट में मॉलिक्यूल है, राइट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, राइट में मॉलिक्यूल है, नीचे इधर कॉर्नर में डायगनली लग रहा है, लेफ्ट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्यों इधर भी मॉलिक्यूल है, इधर भी लग रहा है क्योंकि इधर भी मॉलिक्यूल है, बट बच्चों ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, ऊपर भी कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, नीचे से तो लग रहा है। तो इसलिए बच्चों सरफेस वाला मॉलिक्यूल कैसा है बच्चों, अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कि चारों तरफ से इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रही, ठीक है बच्चों, इतनी सी बात क्लियर, बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखो अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये कैसा होगा अनस्टेबल, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों तरफ से इक्वल नहीं है तो ये कैसा होगा अनस्टेबल, अनस्टेबल मतलब हाई एनर्जी में होगा, ठीक है बच्चों। कोई भी चीज़ अनस्टेबल होती है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ऐसे जो बल्क वाला मॉलिक्यूल है चारों तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है तो स्टेबल होगा, लेस एनर्जी में होगा। तो इधर से हमने दो बातें कंक्लूड करी, क्या, जो मॉलिक्यूल बल्क में है उसके बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्टेबल है और लो एनर्जी का। जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है बच्चों उसके पास अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अनस्टेबल भी हाई एनर्जी में, ठीक है, ये दो बातें कंक्लूड हो गई। बच्चों मान लो एड्जॉर्प्शन हो रहा है, कभी कभार कोई मॉलिक्यूल घूमते घुमाते आ गया और इसके सरफेस पे आके क्या कर गया बैठ गया। बच्चों मान लो जो 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 पहले अनबैलेंस्ड था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कैसा हो गया बच्चों, वो हो गया बैलेंस्ड, है ना, लाइक दो तीन मॉलिक्यूल आ गया, ऐसे लगा लो दो तीन मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है बच्चों। अब जो मॉलिक्यूल पहले कैसा था अनबैलेंस्ड था वो कैसा हो गया बैलेंस्ड। जैसे ही बच्चों बैलेंस्ड हुआ क्या हुआ, स्टेबल भी हो गया, जब चारों तरफ से इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गए तो कैसा हो गया बैलेंस भी हो गया। जो मॉलिक्यूल पहले था अनबैलेंस्ड वो कैसा हो गया बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। जो पहले अनस्टेबल था वो कैसा हो गया स्टेबल हो गया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और जो पहले हाई एनर्जी में था वो किस में चला गया लो एनर्जी में। बच्चों मान लो पहले इसकी एनर्जी थी 5, ठीक है, अब ये चला गया लो एनर्जी में, अब इसकी एनर्जी कितनी होगी 3, 5 से एनर्जी कहाँ पहुँच गई 3 पे, यानी कि कितनी एनर्जी का लॉस हुआ 2, 2 एनर्जी कहाँ गई वो निकल गई, वो एनर्जी हीट में निकल गई बाहर, हीट की फॉर्म में। तो बच्चों एड्जॉर्प्शन कैसी रिएक्शन होती है, कैसा, तो बच्चों एड्जॉर्प्शन कैसा प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्यों, क्योंकि जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। जैसे ही हाई से लो एनर्जी में गए एनर्जी रिलीज़ हुई, इसलिए एड्जॉर्प्शन बच्चों कैसा प्रोसेस है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है बच्चों। आई होप तुम्हें थोड़ा थोड़ा चीज़ों का आइडिया लगा होगा, ठीक है बच्चों। एड्जॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, अनबैलेंस से बैलेंस फोर्स हो गया, अनस्टेबल से स्टेबल हो गया, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में चला गया, ठीक है बच्चों। और इस एनर्जी को सरफेस एनर्जी भी बोला जाता है कि सरफेस एनर्जी कम हो गई मॉलिक्यूल्स की, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने इधर रीज़न भी लिख दिया।
व्हेन एनी एक्सटर्नल मॉलिक्यूल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद सरफेस मॉलिक्यूल अनबैलेंस फोर्सेस गेट बैलेंस, कि जब भी कोई बाहर से कोई मॉलिक्यूल आता है एक्सटर्नल मॉलिक्यूल, जैसे वो सरफेस पे बैठता है तो अनबैलेंस फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। और हमारा मॉलिक्यूल सरफेस वाला कैसा होता है, स्टेबल, और स्टेबल हो जाता है और वो लो एनर्जी में चला जाता है और एनर्जी को रिलीज़ करता है। इसलिए एडसॉर्प्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बच्चों जब भी एक्सोथर्मिक कोई प्रोसेस होता है तो उसके अंदर एंथैल्पी कैसी होती है, नेगेटिव। चेंज इन एंथैल्पी कैसी होती है, नेगेटिव, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव। तो डेल एच कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। कभी भी तो कोई तुमसे पूछ ले एडसॉर्प्शन के टाइम पे चेंज इन एंथैल्पी कैसी होगी, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब बच्चों हीट ऑफ एडसॉर्प्शन क्या होता है, हीट रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। यानी कि जब भी कोई प्रोसेस हुआ एडसॉर्प्शन का, उस टाइम पे जो भी हीट रिलीज हुई उस हीट को क्या नाम दे दिया, हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। सिंपल सी बात, ठीक है बच्चों। अब ना एक अलग टर्म आती है जो एनसीईआरटी में भी गिवन है जनरली क्वेश्चन वगैरह में। तो देखो एडसॉर्प्शन इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। इस बात को प्रूव करो कि लाइक अगर एडसॉर्प्शन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसकी क्या क्या कंडीशन है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी कि बच्चों डेल जी गिव फ्री एनर्जी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए या लेस देन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब गिव फ्री एनर्जी कैसी हो, नेगेटिव हो या लेस देन जीरो, ठीक है बच्चों। बच्चों देखो एक थर्मोडाइनमिक इक्वेशन होती है डेल एच डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस में टी डेल एस। ये तुमने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ी होगी। गिव फ्री एनर्जी किसकी इक्वल होती है बच्चों, गिव फ्री एनर्जी इक्वल होती है चेंज इन एंथैल्पी माइनस में टेम्परेचर इनटू में चेंज इन एंट्रोपी। डेल जी बच्चों क्या है, चेंज इन गिव फ्री एनर्जी, डेल एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, डेल एस क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। अभी बच्चों हमने देख लिया कि डेल एच कैसा होता है, एडसॉर्प्शन के टाइम पे नेगेटिव होता है, अभी हमने देखा, ठीक है। तो हमारा चेंज इन एंथैल्पी कैसा होता है, एडसॉर्प्शन के टाइम पे नेगेटिव, हमने लिख लिया। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बच्चों अब बात कर लेते हैं एंट्रोपी की। एंट्रोपी बच्चों क्या होती है, रैंडमनेस की, उनकी घूमने फिरने की शक्ति, ठीक है बच्चों। जो मॉलिक्यूल पहले एक्सटर्नल मॉलिक्यूल जो पहले बाहर हवा में बढ़िया घूम रहा था, जैसे ही वो आके चिपक गया सरफेस पे तो उसकी एंट्रोपी कैसी हो गई, कम हो गई। क्यों? क्योंकि अच्छा वाला घूम रहा था, रैंडमनेस बढ़िया थी, मूवमेंट बढ़िया थी। अब उसकी मूवमेंट कम हो गई। अब मूवमेंट कम होगी तो बच्चों क्या कम होगा, एंट्रोपी, ठीक है। तो बच्चों जैसे ही रैंडमनेस या मूवमेंट किसी मॉलिक्यूल की कम होती है तो एंट्रोपी घट जाती है। अब उसकी मूवमेंट कम हो गई तो बच्चों इधर से क्या पता चला कि एंट्रोपी भी नेगेटिव है, डेल एच भी नेगेटिव है। बच्चों डेल एच भी नेगेटिव और आगे नेगेटिव साइन, तो बच्चों ये वाली पूरी टर्म कैसी हो गई, ये वाली पूरी टर्म हो गई पॉजिटिव, और डेल एच कैसा नेगेटिव और ये पूरी टर्म कैसे हो गई, पॉजिटिव। इसी बात को हमने लिख दिया। सो ओवरऑल टर्म माइनस टी डेल एच कितनी हो गई, पॉजिटिव हो गई बच्चों, ठीक है। अभी इतनी सी बात, आगे बढ़ते हैं, चीज़ें और क्लियर होंगी, थोड़ा सोच के देखना, तुम्हें समझ आएगा। अब बच्चों देखो अगर हमें डेल जी को नेगेटिव करना है, ठीक है, तो डेल एच तो नेगेटिव है ऑलरेडी, एंड ऑल्सो डेल एच ग्रेटर देन टी डेल एच होना चाहिए। अगर हमें प्रोसेस को एडसॉर्प्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना है तो चेंज इन एंथैल्पी ग्रेटर देन होनी चाहिए टी डेल एस मैग्नीट्यूड। तो बच्चों तभी सिर्फ डेल जी नेगेटिव होगा और एडसॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर जब डेल एच ग्रेटर देन होगा टी डेल एस के। बच्चों वो देखो वो कैसे, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस में टी डेल एस, डेल जी हमें चाहिए नेगेटिव, डेल एच ऑलरेडी नेगेटिव है, ये पूरी टर्म बच्चों कैसे हो गई, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि डेल एच नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। अब देखो अब हमें चाहिए अगर एडसॉर्प्शन को स्पॉन्टेनियस बनाना है, स्पॉन्टेनियस यानी कि एडसॉर्प्शन खुद से हो जाए, स्पॉन्टेनियसली हो जाए, कि लाइक हमारे फेस पे डस्ट खुद से एडसॉर्ब हो जाए, कोई हमें फैक्टर ना लगाना पड़े, ठीक है। तो बच्चों हमें डेल जी नेगेटिव चाहिए, वो कैसे मिलेगा, जब हमारा डेल एच बड़ा होगा टी डेल एच से। बच्चों देखो जैसे मान लो, ठीक है, डेल एच की हमारी वैल्यू है 5, नेगेटिव साइन को नहीं देख रहे, बस मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, और टी डेल एच की हमारी वैल्यू है 3, ठीक है बच्चों। तो हमारा डेल जी कितना आ गया, -2। जब हमारा डेल एच बड़ा है टी डेल एच से तो डेल जी हमारा कैसा आ गया, नेगेटिव, यानी कि प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अब हमारा जब हमारा डेल एच छोटा है टी डेल एच से, यानी कि हम टी डेल एच को 7 मान रहे हैं और डेल एच को अभी भी हमने 5 ही लिया, तब हमारा प्रोसेस कैसा आ गया, नॉन स्पॉन्टेनियस, ये प्रोसेस खुद से नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चों। इसके अंदर हमारा मैग्नीट्यूड बड़ा था डेल एच का, तो हमारा प्रोसेस था स्पॉन्टेनियस। इसके अंदर मैग्नीट्यूड बच्चों किसका बड़ा है, टी डेल एच का, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बच्चों अगर हमारे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस चाहिए, डेल जी नेगेटिव चाहिए, तो मैग्नीट्यूड डेल एच का बड़ा होना चाहिए टी डेल एच से। क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, सिंपली एक्सप्लेन कर देना, ठीक है बच्चों। इतनी सिंपल सी बात कि जब भी एडसॉर्प्शन होगा डेल एच नेगेटिव होगी और डेल एच भी नेगेटिव होगा, और अगर डेल जी हमें नेगेटिव चाहिए, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस चाहिए, तो मैग्नीट्यूड डेल एच का बड़ा होना चाहिए टी डेल एच से, सिंपल सी बात। बच्चों मान लो जैसे अब एडसॉर्प्शन होता जा रहा है, एडसॉर्प्शन होता जा रहा है, अब एक टाइम पे तो रुकेगा ना बच्चों। मान लो जैसे जैसे एडसॉर्प्शन होता जा रहा है तो जो भी एनर्जी रिलीज़ होगी वो कुछ टाइम बाद कम हो जाएगी, है ना, कुछ टाइम बाद तो एनर्जी कम हो जाएगी, कम रिलीज़ हो जाएगी। मान लो पहले 10 हो रही थी, अब एडसॉर्प्शन होता जा रहा है, फिर 7 होने लगी, फिर 5 होने लगी, है ना। जब बच्चों मान लो जब चेंज इन एंथैल्पी यानी कि जब हीट रिलीज जो हो रही है डेल एच,
जो हमारी टी डेल एस के इक्वल हो जाएगी तो हमारा डेल जी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। उस टाइम पे हमारा एब्जॉर्प्शन कैसा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में। जैसे मान लो बच्चों, पहले इधर एंथैल्पी रिलीज कितनी हो रही थी, 5 हो रही थी। हीट रिलीज कितनी हो रही थी, 5 हो रही थी। एंथैल्पी रिलीज या हीट रिलीज कुछ ही बोल लो। और बच्चों कुछ टाइम बाद मान लो होने लगी 4, ठीक है, जैसे ऐसे एब्जॉर्प्शन होता जा रहा है। उस टाइम बाद बच्चों मान लो जैसे ही 3 हुई, उस टाइम पे डेल जी कैसे आ गया, डेल जी हमारा आ गया इक्वल टू 0। डेल जी जैसे ही हमारा 0 आ गया, यानी कि हमारा अब जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसा हो गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया। ठीक है बच्चों, ये कुछ मैथमेटिक्स की बात ही थी। आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी। नहीं आए तो आप खुद से एक बार सोच के देखना, डेफिनेटली आएंगी। सिंपल सिंपल बातें हैं, कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।